नमस्कार दोस्तों एंड मेरे साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फ्रिजन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से आपके 300 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड उसके साथ आपकी थ्योरी भी। मान लीजिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि नहीं समझ में आएंगे, तो हम आपको उसका सारा का सारा थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट आपको बताते चलेंगे। एंड आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हो तो आपको कहीं से भी डेटाबेस का क्लास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं यहाँ पे सारा का सारा कंसेप्ट आपको क्लियर करवाऊँगा, आपके 300 क्वेश्चन तो सॉल्व कराऊँगा ही एंड आपकी यह थ्योरी क्लास भी होने वाली है। तो अगर आप वीडियो को मन लगा के देख लेते हो तो आपके डेटाबेस से क्वेश्चन जो बनने वाले हैं किसी भी कंप्यूटर एग्ज़ाम में, वह चाहे एसआई हो, किसी बैंक का हो, रेलवे का हो या फिर आपका यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर का हो, तो आपको किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं एंड सीख देखते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है एंड उसके जो क्वेश्चन हैं कैसे बनते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या है। डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सेकंड है आरडीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है दोस्तों? आरडीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पे जो रिलेशन है दोस्तों, रिलेशन यहाँ पे जो लिखा है यह आपके टेबल को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? टेबल को दर्शाता है। मतलब ऐसा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें डेटा को स्टोर करने के लिए टेबल बनाए जाते हैं। ओके दोस्तों, जिसको हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ। ओके दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अगला है, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों एंड ध्यान दीजिएगा। जो भी चीज़ें मैं बोलता हूँ या जो चीज़ें हमारी यहाँ आपके मोबाइल की स्क्रीन पे दिख रही हैं, कुछ चीज़ें ऐसी मैं आपको बताऊंगा जो कि आपके मोबाइल की स्क्रीन पे नहीं लिखा रहेगा। आप उसको कॉपी पेन लेके नोट करते चलिए, या फिर आपको लगता है कि आपको सुनने से याद हो जाएगा तो आप याद भी कर सकते हो, तो आपको लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए। रिलेटिव डेटा को या एक समान डेटा को किसी एक स्थान पर स्टोर करना क्या कहलाता है दोस्तों? तो रिलेटिव डेटा को एक स्थान पर स्टोर करना क्या कहलाता है? स्टोर करना आपका डेटाबेस कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? डेटाबेस कहलाता है। ओके, क्या कहलाता है? डेटाबेस कहलाता है। चलिए अगले पे चलते हैं। स्मॉल साइज डेटा के लिए कौन सा डेटाबेस प्रयोग किया गया है? स्मॉल साइज डेटा को स्टोर करने के लिए हम किस प्रकार के डेटाबेस का यूज करते हैं दोस्तों? तो हम किसका यूज करते हैं? फाइल सिस्टम का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप अपने कंप्यूटर में कोई ना कोई मूवी, कोई वीडियो, कोई फ़ोटो, कोई ऑडियो स्टोर करके रखते हो, वहाँ पे डेटा आप स्टोर करते हो, लेकिन आपके लैपटॉप तो कोई डेटाबेस तो है नहीं लैपटॉप आपका। वहाँ पे आप क्या करते हो? वहाँ पे आप फाइल बनाते हो ना, या फिर आप उसको बनाते हो, फ़ोल्डर बनाते हो। क्या बनाते हो दोस्तों? फ़ोल्डर बनाते हो, और फ़ोल्डर के फॉर्म में डेटा को वहाँ पे स्टोर करते हो। तो अगर किसी छोटे से डेटाबेस को हम बात करते हैं तो वहाँ पे छोटा सा डेटाबेस हमारा क्या हो जाता है? फाइल सिस्टम डेटाबेस हो जाता है। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए, नीचे देखिए, डेटा रिडंडेंसी। यहाँ पे कुछ डेटाबेस रिलेटेड टर्म लिखे गए हैं, जिसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता चलता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो भी मैंने यहाँ पे टर्म लिखे हैं डेटाबेस से रिलेटेड। ओके दोस्तों, तो अगर हम बात करते हैं पहले टर्म की, तो पहला टर्म आप देखिए, डेटा रिडंडेंसी। एक ही डेटा को एक से अधिक स्थानों पर, डेटा रिडंडेंसी किससे कहते हैं? तो इसको समझिए, एक ही डेटा को एक से अधिक स्थानों पर सेव किया जाए
जिसके कारण स्टोरेज की बर्बादी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, डेटा रिडंडेंसी कहते हैं। क्या बोलते हैं, डेटा रिडंडेंसी बोलते हैं। मान लीजिए आपके पास एक डेटाबेस है, ठीक है, मान लीजिए दोस्त आपके पास एक डेटाबेस है एंड आपके पास कोई एक डेटा है एंड आप उसी डेटा को दो जगह पे रखते हो। मान लीजिए ये आपका डेटाबेस हो गया, ठीक है दोस्तों। अभी यहाँ पे देखिए ये हो गया, मान लीजिए नाम हो गया, ये रोल नंबर हो गया, ये मान लीजिए एड्रेस हो गया। होता क्या दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पे आपने एक नाम है रवि, यहाँ पे भी सेव कर दिया एंड यहाँ पे भी रवि को सेव कर दिया। अब क्या होगा, ये रवि दो जगह सेव हो गया, तो कहीं ना कहीं ये आपका जो डेटा का स्टोरेज का बर्बादी हुआ। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे रवि नहीं होता तो यहाँ पे किसी आप एक नए बंदे का इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते थे, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा होता है रिडंडेंसी। याद रखिएगा, रिडंडेंसी क्या होता है, एक प्रकार से यह कॉपीड डेटा होता है। क्या होता है, कॉपीड डेटा होता है, मतलब एक ही डेटा को दो जगह पे रखना। चलिए अगला है डेटा इनकंसिस्टेंसी। क्या है डेटा इनकंसिस्टेंसी, इसको यह क्या होता है दोस्तों, किसी एक डेटा को अलग अलग स्थान पर अलग अलग मान होना। जैसे मान लीजिए, इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आपके पास टेबल है दोस्तों, ये आपके पास टेबल हो गया, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए ये टेबल हो गया, एक नाम यहाँ पे ऐसे समझिए, यहाँ पे मान लीजिए एक नाम हमने दे दिया रवि, रवि दे दिया, और यहाँ पे मान लीजिए रवि का मैंने क्या दे दिया, एड्रेस दे दिया कि ये है आगरा का, ये आगरा का है। और नीचे आने पे सेम रवि को हमने फिर से सेव किया एंड यहाँ पे मैंने एड्रेस क्या दे दिया, इसका एड्रेस मैंने यहाँ पे दे दिया इलाहाबाद। क्या दे दिया, इलाहाबाद। अब क्या हुआ दोस्तों, अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे क्या हुआ, एक ही डेटा मतलब एक ही पर्सन है रवि, उसके दो एड्रेस हो गए, दो एड्रेस हो गए, एक आगरा भी हो गया, एक एड्रेस इलाहाबाद हो गया। तो कहीं ना कहीं मतलब एक ही डेटा के दो मान हो गए, रवि का एक मान था आगरा और दूसरा मान इलाहाबाद हो गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिडंडेंसी बोलते हैं, सॉरी इनकंसिस्टेंसी बोलते हैं, डेटा इनकंसिस्टेंसी बोलते हैं। ओके, मतलब कि किसी एक डेटा का दो जगह पे अलग अलग मान होना, जबकि होना क्या चाहिए था, रवि अगर कहीं भी कितनी बार भी आए, उसका जो पहला एड्रेस था, क्या था पहला एड्रेस था आगरा, तो उसको हर जगह पर आगरा ही दिखना चाहिए। पहली बात तो डेटा को अगर रवि एक जगह पर कहीं सेव है तो दोबारा तो रवि आना ही नहीं चाहिए। अगर दोबारा रवि आ गया तो मतलब डेटा रिडंडेंसी हो गई, तो वहीं से आपका गलत हो गया। एंड मान लीजिए आ भी गया तो कम से कम मान तो वह वही होना चाहिए जो ऊपर वाले रवि का मान था, लेकिन यहाँ पे रवि का मान चेंज हो गया, आगरा से यहाँ पे इलाहाबाद हो गया, तो कहीं ना कहीं डेटा इनकंसिस्टेंसी हो गया। ओके दोस्तों, ये हो गया रिडंडेंसी एंड डेटा कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी। ओके, चलिए अगले टर्म पे चलते हैं। अगला टर्म है डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी क्या होता है दोस्तों, डेटाबेस में डेटा का सही मान तथा विश्वसनीय होना चाहिए। मतलब जो डेटा का मान है वह सही होना चाहिए। जब तक डेटा को स्टोर किया जाता है तो डेटा का मान का जांच करके स्टोर करना चाहिए, जिससे सही डेटा स्टोर हो सके। डेटा इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि जो आप डेटाबेस में ऐड कर रहे हो, सेव कर रहे हो, क्या वह डेटा बिल्कुल सही है, डेटा गलत तो नहीं है। क्योंकि अगर डेटा गलत होगा तो कल फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो मतलब सही डेटा को स्टोर करना डेटा इंटीग्रिटी कहलाता है। ओके, मतलब डेटा को सही से स्टोर करना चाहिए। ओके, चलिए अगला टर्म है दोस्तों आपका डेटा इंडिपेंडेंस। अब डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है, इसको भी देख लीजिए। कोई भी डेटा का वैल्यू किसी एक दूसरे डेटा पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू, जैसी मान लीजिए यहाँ पे आपका ये डेटा बेस हो गया, यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल लिया, रवि नाम का डेटा यूजर है, उसने मान लीजिए यहाँ पे उसने नंबर सेव, ये मान लीजिए उसका हिंदी का नंबर हो गया, ये आपका ये उसका इंग्लिश का नंबर हो गया, एंड ये उसके मान लीजिए साइंस का नंबर हो गया। अब मान लीजिए उसने 20 हिंदी में पाया है, साइंस में उसने 21 पाया है,
एंड अगर इंग्लिश में उसने 21 पाया और साइंस में उसने 35 पाया है। ठीक है, अब इसका कहने का मतलब यह हुआ कोई भी डेटा किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। मतलब जो हिंदी का डेटा है वह इंग्लिश पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। मीन्स आप कह सकते हो यदि हमें हिंदी के डेटा को मान लीजिए कल हम उसने दोबारा एग्जाम दिया और उसने 30 नंबर कलेक्ट कर लिए, 30 नंबर उसने पा लिए, तो अब जब हम इसको 30 करेंगे तो जो इंग्लिश का 21 है इसको चेंज नहीं होना चाहिए, ये ऑटोमेटिक चेंज नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि सारे डेटा जो होते हैं वैल्यू होते हैं वो आपस में बिल्कुल फ्री होने चाहिए। ठीक है, अगर हिंदी का नंबर बढ़ जाए, हिंदी का नंबर कम हो जाए, उससे साइंस के नंबर पे या इंग्लिश के नंबर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। यह होता है हमारा डेटा इंडिपेंडेंस। ओके दोस्तों, चलिए अगले टर्म पे चलते हैं। अगला टर्म है नो कॉन्करेंसी। नो कॉन्करेंसी, एक से अधिक यूजर डेटा को एक साथ ही यूज कर रहे हैं, डेटा ऐसा होना चाहिए। मतलब कि मान लीजिए आपने कोई वेबसाइट बना ली दोस्तों, समझिएगा यहाँ पे आपने कोई वेबसाइट बनाई है। ओके, ये आपकी वेबसाइट हो गया। अब एक उसी वेबसाइट को आप भी देख रहे हो इंटरनेट पे और हम भी देख रहे हैं अपने घर से, और आप अपने घर पे देख रहे हो। मान लीजिए आपका घर आगरा है, मेरा घर इलाहाबाद है। ओके दोस्तों, अब आप आगरा से देख रहे हो, मैं इलाहाबाद से देख रहा हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पहले एक्सेस कर लिया तो सारा डेटा आपको दिख रहा है, लेकिन मैंने आपके बाद एक्सेस किया इस डेटा को तो ये डेटा मुझे नहीं दिखे। ऐसा होता है? नहीं होता है। अगर ऐसा होता है तो वह डेटा कॉन्करेंसी है उस वहाँ पे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्या होना चाहिए? डेटा नो कॉन्करेंसी होना चाहिए। मतलब डेटा ये नहीं होना चाहिए कि डेटा क्या हो कि एक यूजर अगर डेटा को यूज कर रहा है तो दूसरा यूजर उस डेटा को यूज ही ना कर पाए। ओके दोस्तों, ऐसा डेटा नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। ये चीज़ होता है हमारा नो कॉन्करेंसी। ये हमारे हो गए डेटाबेस रिलेटेड टर्म। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड यही क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन जो मैंने, अब कहोगे सर आपने तो क्वेश्चन बताया ही नहीं, आप तो थ्योरी पढ़ाने लगे। देखिए दोस्त, तो वहाँ पे आ जाएगा कि नो कॉन्करेंसी टर्म क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? तो ये एक प्रकार से आप चाहे इसको क्वेश्चन मान लो, चाहे इसको आप थ्योरी मान लो, चाहे इसको वन लाइनर आप क्वेश्चन मान लो, कुछ भी मान लो, आप इसको मॉक मान लो, लेकिन ये जान लीजिए ये आपके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों कि क्वेश्चन आपके जितना मैं यहाँ पे बताऊँगा, जो भी क्लास होगी 1 फिर 2 ढाई घंटे की, सारे के सारे क्वेश्चन आपके यहीं से बनेंगे। ठीक है दोस्तों, आप बस वीडियो को मन लगा के देखते रहिएगा। एंड अगर अभी तक आप वीडियो को देख रहे हो और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि इसके बाद इसी से रिलेटेड जो कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्ज़ाम है आपको यहाँ से रिलेटेड PDF एंड क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। ओके दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अगला टर्म है रिलेशन। अगला टर्म है दोस्तों रिलेशन। रिलेशन क्या होता है? यह एक प्रकार का टेबल है। क्या है? यह एक प्रकार का टेबल है जिसमें कॉलम एंड रो होते हैं। रिलेशन क्या होता है दोस्तों डेटाबेस में? डेटाबेस में दोस्तों रिलेशन क्या होता है? डेटाबेस में रिलेशन क्या होता है दोस्तों? डेटाबेस में रिलेशन, टेबल को ही हम रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिलेशन बोलते हैं। या जिसमें रो एंड कॉलम होते हैं। ये हमारा रो हो जाता है दोस्तों एंड ये हमारा कॉलम हो जाता है। जो ठीक है, कैसे? रो हमारा बिल्कुल ऐसे होता है एंड कॉलम हमारे खड़ी खड़ी होती हैं और रो हमारा पड़ी पड़ी होते हैं। ओके, इसको याद रखिएगा। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर रो और कॉलम क्या होते हैं। याद रखिए, जो लाइन जो पड़ी है, मतलब ऐसे समझिए, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज मत हो जाइएगा दोस्तों। रो एंड कॉलम में किसको रो बोलते हैं, किसको कॉलम बोलते हैं, क्योंकि रो एंड कॉलम से आपको क्वेश्चन बनेंगे। आगे मैंने नोट डाउन किए हैं, आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये आपका टेबल हो गया। टेबल हो गया क्योंकि डेटा को स्टोर किस में किया? टेबल में किया जाता है। मैंने कहा पड़ी पड़ी, तो यहाँ पे देखिए ये वाली पड़ी है ना, ऐसे पड़ी है, तो ये हमारा रो हो गया। और ये जो खड़ी है ऐसे, ये हमारा कॉलम हो गया। तो याद रखिएगा इसको, ये हमारे रो एंड कॉलम होते हैं। रिलेशन किसको बोलते हैं दोस्तों? तो डेटाबेस में
डेटाबेस में टेबल को ही हम रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, रिलेशन किसको बोलते हैं? टेबल को ही रिलेशन बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, टेबल में रो को क्या बोलते हैं? जो ये रो होता है, ये मान लीजिए ऐसे ऐसे हो गया, जो ये होता है रो, रो को क्या बोलते हैं दोस्तों? तो रो को हम टपल बोलते हैं एंड रिकॉर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, 100% क्वेश्चन बनता है कि रो का दूसरा नाम क्या है। तो रो का आपके दूसरा नाम क्या है दोस्तों? टपल हो गया, क्या हो गया? टपल हो गया एंड क्या हो गया? रिकॉर्ड हो गया। ठीक है दोस्तों, रिकॉर्ड हो गया। ये दोनों नाम याद रखिएगा। अगर हम वही बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं टेबल में कॉलम को क्या बोलते हैं दोस्तों? तो यहाँ पे देखिए, जो टेबल में कॉलम को क्या बोलते हैं? तो टेबल में कॉलम को एट्रीब्यूट एंड फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? एट्रीब्यूट एंड फील्ड बोलते हैं। रो को क्या बोलते हैं? रो को टपल या रिकॉर्ड बोलते हैं एंड कॉलम को एट्रीब्यूट या फील्ड बोलते हैं। ओके दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अगला है आपका, किसी टेबल में कॉलम या एट्रीब्यूट की संख्या को क्या बोलते हैं दोस्तों? मान लीजिए ये आपका क्या हुआ? डेटाबेस है। डेटाबेस में क्या होता है? डेटा को टेबल में रखते हैं हम लोग। ये मान लीजिए आपका टेबल हो गया। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कॉलम या एट्रीब्यूट की संख्या को क्या बोलते हैं? यहाँ पे जो कॉलम देखिए, ये कॉलम आपका है, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, या आपका चौथा कॉलम। इन चारों कॉलम मतलब कि कॉलम की संख्या को क्या बोलते हैं दोस्तों? तो कॉलम की संख्या को हम डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? डिग्री बोलते हैं। इसको भी याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यह तो। एंड अगर आपसे पूछा जाए, जो आपका रो है, रो, ये देखिए यहाँ पे रो भी 4 हो गए, तो इस रो की संख्या को क्या बोलते हैं? कि मतलब दिए गए टेबल में कितनी रो हैं, तो जो रो है, रो की संख्या को हम क्या बोलते हैं? रो की संख्या को हम कॉर्डिनैलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? कॉर्डिनैलिटी बोलते हैं। याद रखिएगा, टेब कॉलम की संख्या को हम क्या बोलते हैं? कॉलम या एट्रीब्यूट की संख्या को हम डिग्री बोलते हैं एंड रो या टपल की संख्या को हम कॉर्डिनैलिटी बोलते हैं। अगर हम पूछ लें आपसे, टपल का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? टपल का दूसरा नाम क्या है? टपल का दूसरा नाम आपका रिकॉर्ड या फिर आप क्या कह सकते हो? रो कह सकते हो। ठीक है, एंड हम पूछ लें कि कॉलम की संख्या को क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। या पूछ लें एट्रीब्यूट के नंबर को क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ एट्रीब्यूट को क्या बोलते हैं? तो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इज कॉल्ड डिग्री। क्या होता है दोस्तों? डिग्री होता है। ओके, चलिए, आई होप आप अभी तक सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। ओके दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ मुख्य बिंदु लिखे हैं, आप इसको चाहो तो कॉपी पे नोट कर सकते हो, क्योंकि आप कॉपी पे नोट करते हो ना दोस्त, तो कहीं ना कहीं आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि मुझे पता है आप ऐसे वीडियो देखते रहोगे, भूल जाओगे। तो मैं चाहूँगा कि आप, अगर आप पढ़ रहे हो और आप इंटरेस्टेड हो, तो आप एक कॉपी और पेन ले लीजिए। जितना भी चीज़ मैंने बताया है, जितना भी मैंने बोला है, सारा का सारा आप इसमें नोट कर लो। ओके दोस्तों, चलिए मुख्य बिंदु देखिए, यहाँ पे कुछ मैंने मेन टॉपिक को लिखा है। ओके, चलिए देखते हैं कैसे क्या कौन से टॉपिक हैं। साल 1960 में चार्ल्स बैचमैन ने सबसे पहले डेटाबेस सिस्टम को डिजाइन किया था। किसने किया था? डेटाबेस सिस्टम को किसने किया था? 1960 में चार्ल्स बैचमैन ने किया था, इसको याद रखिएगा। फिर 1970 में कोड ने आईबीएम के, मतलब आईबीएम का इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम आईएमएस को प्रस्तावित किया था। एंड 1976 में पीटर चेन ने ईआर मॉडल को विकसित किया था। ईआर मॉडल क्या होता है दोस्तों? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ईआर मॉडल से, इसको तो डेफिनेटली आप याद रखिएगा। ईआर मॉडल को किसने प्रोड्यूस किया था, मतलब किसने इंट्रोड्यूस किया था? सॉरी दोस्तों, प्रोड्यूस नहीं, यहाँ पे इंट्रोड्यूस सही वर्ड होगा। तो ईआर मॉडल को किसने इंट्रोड्यूस किया था? पीटर चैन ने किया था। कब किया था? 1976 में किया था। ओके, अगर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा यूज होने वाला डेटाबेस कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला रिलेशनल मॉडल डेटाबेस यूज होता है सबसे ज़्यादा। और कब हुआ था? 1980 में रिलेशनल
मॉडल का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने लगा था। ओके, चलिए आगे चलते हैं। 1985 में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल को डेवलप किया गया। अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास कितने डेटाबेस के मॉडल होते हैं दोस्तों, तो हमारे पास डेटाबेस के बहुत सारे मॉडल होते हैं। जैसे आपका हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल हो जाता है, नेटवर्क डेटाबेस मॉडल हो जाता है, एंड रिलेशनल डेटाबेस मॉडल हो जाता है जिसको हम लोग पढ़ ही रहे हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल हो जाता है, इंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडल हो जाता है, डॉक्यूमेंट मॉडल हो जाता है, इंटिटी एट्रीब्यूट वैल्यू मॉडल हो जाता है, स्टार स्कीमा मॉडल हो जाता है। तो जितना मैं बोल रहा हूँ आप इसको चाहो तो नोट कर लो, नहीं नोट करना है तो कोई बात नहीं। लेकिन हम यहाँ पे किसको पढ़ रहे हैं? रिलेशनल डेटाबेस मॉडल को पढ़ रहे हैं। अगर हम बात करते हैं रिलेशनल डेटाबेस मॉडल को किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो इसको किया था एडगर एफ कोड ने। किसने किया था? एडगर, EDGER, एडगर एफ कोड। इनका फॉन्ट नाम कहीं कहीं पे आपको दिख जाता है EF कोड। किसने किया था? EF कोड ने किया था। ओके दोस्तों, चलिए अगले जो हमारा मुख्य बिंदु है उस पे चलते हैं। तो अगला मुख्य बिंदु हमारा वर्ष 1991 में माइक्रोसॉफ्ट ने MS एक्सेस को लॉन्च कर दिया। MS एक्सेस भी एक प्रकार का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ओके, यह किसका था? यह माइक्रोसॉफ्ट का पर्सनल डेटाबेस था। ओके, चलिए आगे चलते हैं। 1995 में इंटरनेट पर कार्य कर सकने वाले पहले डेटाबेस का निर्माण किया गया था। पहला डेटाबेस कौन सा था जो कि इंटरनेट पर यूज हो सकता था? उस कौन था दोस्तों? तो वह 1995 में रिलीज हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1995 में हुआ था। ओके, चलिए आगे चलते हैं। प्रोसेस डेटा या ऑर्गेनाइज्ड डेटा को कहते हैं? बताइए। प्रोसेस डेटा या ऑर्गेनाइज्ड डेटा को कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? प्रोसेस डेटा या ऑर्गेनाइज्ड डेटा को तो हम उसको कहते हैं दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, मैं थोड़ा पेन की साइज को बढ़ा देता हूँ। हाँ, सही है। चलिए, प्रोसेस डेटा या ऑर्गेनाइज्ड डेटा को क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रोसेस डेटा या ऑर्गेनाइज्ड डेटा को इंफॉर्मेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इंफॉर्मेशन बोलते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे प्रोसेस डेटा या ऑर्गेनाइज्ड डेटा को कहते हैं इंफॉर्मेशन कहते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन बोलते हैं। अगर हम बोलते हैं कि डेटा किसे कहते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है डेटा क्या होता है? तो डेटा क्या होता है? रॉ फैक्ट होता है। रॉ फैक्ट को डेटा बोलते हैं, जिसमें क्या होता है? नंबर होते हैं, या फिर आप कह सकते हो साउंड होता है, या फिर कह सकते हो आप वीडियो होता है। ओके, ये वीडियो होता है, ये सारे हमारे रॉ डेटा होते हैं। अगर यही रॉ डेटा को हम प्रोसेस कर देते हैं, मतलब क्या कर देते हैं? प्रोसेस कर देते हैं, या फिर आप इसको कह सकते हो एक प्रकार से इस पे और इसको ऑर्गेनाइज मैनर में रख देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तब उसको हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन बोलते हैं। यहीं पे क्वेश्चन आपका बन जाता है कि नॉलेज किसको कहते हैं? नॉलेज मतलब ज्ञान किसे कहते हैं? तो अगर ज्ञान की बात करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन होता है दोस्तों, हमारा इन्फॉर्मेशन से निकला गया निष्कर्ष, मतलब जो डेटा को हम प्रोसेस करते हैं उस डेटा से निकला गया निष्कर्ष आपका क्या होता है? नॉलेज होता है। क्या होता है? वो आपका नॉलेज होता है। आफ्टर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, आप कह सकते हो आफ्टर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन चल क्यों नहीं रहा है? पेन क्यों नहीं चल रहा है? इंफॉर्मेशन वी गेट नॉलेज। क्या होता है? नॉलेज। आप कह सकते हो आफ्टर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन वी गेट नॉलेज। ठीक है, तो नॉलेज क्या होता है दोस्तों? नॉलेज आपका प्रोसेस डेटा पे निकाला गया निष्कर्ष ही क्या होता है? नॉलेज होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है डेटाबेस के पूरे डिजाइन को बोलते हैं।
जो डेटाबेस का डिजाइन होता है पूरा दोस्तों, क्या होता है, डेटाबेस को जो डिजाइन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम स्कीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं, याद रखिएगा। डेटा को कैसे स्टोर करना है, कौन से लेवल पर डिफाइन होता है दोस्तों, डेटा को हम कैसे स्टोर करते हैं, या कौन से लेयर पर डिफाइन होता है दोस्तों, तो या फिजिकल लेयर या फिर आप इसको इंटरनल लेयर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों, फिजिकल लेयर या फिर आप इंटरनल लेयर इसको कह सकते हैं कि डेटा को हम कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, चलिए किस लेयर पे, फिजिकल लेयर या फिर आपका इंटरनल लेयर होता है। यूजर कौन से लेयर से कनेक्ट होता है दोस्तों, जो डेटाबेस में कौन सा लेयर ऐसा होता है जिससे यूजर कनेक्ट होता है, तो आपका एक्सटर्नल लेयर या फिर आप उसको व्यू लेयर कहते हैं। एक्सटर्नल लेवल होता है एंड व्यू लेयर होता है, तो एक्सटर्नल या व्यू लेयर होता है। कौन सा डेटा कहाँ पे स्टोर या कौन सा लेयर पर होता है दोस्तों, कौन सा डेटा कहाँ पर स्टोर है, वह लॉजिकल या फिर कॉन्सेप्चुअल लेयर होता है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन बने दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं। कौन कौन से तीनों क्वेश्चन, ये देखिए मैंने यहाँ पे क्रम बाई क्रम इसको लगा देता हूँ जिससे आप आसानी से इसको देख सकिए। डेटा कैसे स्टोर करना है, कौन बताता है, फिजिकल लेयर। कौन सा लेयर यूजर से कनेक्ट होता है, एक्सटर्नल लेयर। कौन सा डेटा स्टोर है, कौन बताता है, लॉजिकल लेयर। ये सारी चीज़ें आप इसको याद रखिएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नॉर्मलाइजेशन को किसने विकसित किया था दोस्तों, तो नॉर्मलाइजेशन को ईएफ कोड ने विकसित किया था। किसने किया था दोस्तों, ईएफ कोड, एडगर एफ कोड ने किया था। बीसीएनएफ का पूरा नाम क्या है दोस्तों, बीसीएनएफ का पूरा नाम क्या है, तो बीसीएनएफ का पूरा नाम होता है बाइट कोड नॉर्मलाइजेशन। बाइट कोड नॉर्मलाइजेशन होता है, फुल फॉर्म होता है बीसीएनएफ का, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एट्रीब्यूट को आप प्राइमरी की मान सकते हो, बताइए। कोई एक ऐसा एट्रीब्यूट कौन सा होता है जिसको हम प्राइमरी की मानते हैं, तो ज़्यादातर केसों में हम आईडी को ही प्राइमरी की मानते हैं। किसको मानते हैं दोस्तों, आईडी को प्राइमरी की मानते हैं, या फिर आप कह सकते हो रोल नंबर को हम मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी की बोलते हैं, सॉरी प्राइमरी की बोलते हैं। ठीक है दोस्तों मेरे साथी, मेरे दोस्त, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो और आपको वीडियो लग रहा है कि हाँ सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, और विश्वास मानिए दोस्त, आप जो हम पढ़ा रहे हैं क्वेश्चन आपके यहीं से बनने वाले हैं। बस आप पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से नोटिस करते चलिए। अभी तो क्लास ही कितनी हुई है, अभी तो 27 मिनट की क्लास हुई है दोस्तों। अभी आप आगे चलोगे ना तो आपको मतलब लगेगा कि हाँ आज से मुझे तो डेटाबेस पढ़ने की अब ज़रूरत नहीं है। यह एक ही वीडियो सफिशियंट है आपके किसी भी कंप्यूटर एग्जाम को क्वालिफाइड कराने के लिए। ओके दोस्तों, चलिए एसक्यूएल के कितने फॉर्म होते हैं दोस्तों, तो एसक्यूएल के 2 फॉर्म होते हैं, इंटरेक्टिव एंड एम्बेडेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिड प्रॉपर्टी क्या है दोस्तों, एसिड प्रॉपर्टी क्या है, तो ए से होता है एटॉमिसिटी, सी से होता है कंसिस्टेंसी, आई से होता है आइसोलेशन, डी से होता है ड्यूरेबिलिटी। यह कहाँ यूज होता है, या आप जब ट्रांजेक्शन यूज करते हो, क्या यूज करते हो दोस्तों, ट्रांजेक्शन यूज करते हो, तब वहाँ पे आपकी एसिड प्रॉपर्टी वर्क करती है। क्या करती है, एसिड प्रॉपर्टी आपका वर्क करती है। ओके दोस्तों, तब आपका एसिड प्रॉपर्टी वर्क करती है। ए का मतलब एटॉमिसिटी, सी का मतलब कंसिस्टेंसी, आई का मतलब आइसोलेशन, डी का मतलब ड्यूरेबिलिटी। अब आप कहोगे सर एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है, एटॉमिसिटी का मतलब होता है कि अकेला, सिंगल। कहने का मतलब आप ट्रांजैक्शन करते हो, एक टाइम पे एक ही ट्रांजैक्शन होता है, जिसको हम एटॉमिसिटी बोलते हैं। कंसिस्टेंसी मतलब कि जब ट्रांजैक्शन हो रहा है तो अपने पूरे क्रम में होगा, ऐसा नहीं होगा कि आज आधा पैसा आपने किसी को मान लीजिए 1000 सेंड किया, तो ऐसा नहीं होता है कि आज ऐसा करो कि लो अभी 100 रुपये भेज देते हैं, 100 रुपये 1 घंटे बाद जाएगा, 200 कल चला जाएगा, 500 परसों चला जाएगा, नहीं। कंसिस्टेंसी होता है कि मतलब पूरा का पूरा आपका जाएगा तो जाएगा पैसे, ठीक है, कंटिन्यू कार्य करता है। आइसोलेशन का मतलब कि जब आप ट्रांजैक्शन करते हो
तो आइसोलेट हो, जो आपका प्रोसेस होता है, ट्रांजेक्शन होता है, आइसोलेट होता है। आइसोलेशन का मतलब आपने लॉकडाउन में यह वर्ड बहुत ज़्यादा यूज हुआ था, मतलब इसको मतलब आइसो कहते थे ना कि क्या बोलते हैं, इस पेशेंट को आइसोलेट कर दो, मतलब इसको बिल्कुल अलग कर दो जब तक ठीक नहीं हो जाता। वैसे ही आप यहाँ पे समझिए, जब तक आपका टास्क जो आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो पूरा नहीं हो जाता, तब तक उस प्रोसेस को आइसोलेट कर दिया जाता है कि जब तक ये पूरा नहीं हो जाएगा इसको आप बाहर रखो भी, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी मतलब कि पूरा का पूरा मैं जब तक पूरा प्रोसेस हो नहीं जाएगा, या तो प्रोसेस होगा या प्रोसेस नहीं होगा, जिसको हम ड्यूरेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, यहाँ तक आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं आपके। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी की है जो दो या दो से अधिक एट्रीब्यूट के कॉम्बिनेशन से बनती है, जिसका प्रयोग प्राइमरी की तरह किया जाता है। पूछ रहा है कि कौन सा की है जो कि दो एट्रीब्यूट, मतलब मान लीजिए यहाँ पे दो एट्रीब्यूट समझ रहे हैं दोस्तों, दो एट्रीब्यूट ऐसे समझिए, मान लीजिए ये आपका टेबल हो गया, ये आपका मान लीजिए आईडी हो गया, ये आपका नेम हो गया, एंड ये मान लीजिए आपका क्या बोलते हैं, कुछ भी और मान लीजिए, मान लीजिए एड्रेस हो गया। ओके, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि दो पे अधिक एट्रीब्यूट, मतलब ये दो, एक एट्रीब्यूट ये हो गया, एक एट्रीब्यूट ये हो गया। एट्रीब्यूट को हम कॉलम बोलते हैं, तो ये दोनों एट्रीब्यूट कम्बिनेशन से मान लीजिए बनी है, और इन दोनों में से किसी एक एट्रीब्यूट का हम प्राइमरी की तरह यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर इस तरह के हम जो कुंजी होते हैं, मतलब की होते हैं, उनको हम कंपोजिट की बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? कंपोजिट की बोलते हैं। अगर किसी दो एट्रीब्यूट के कम्बिनेशन से बनता है और इसी में से हम प्राइमरी की का यूज कर सकते हैं, तो बिल्कुल हम उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? कंपोजिट की बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डीबीएमएस के कितने नॉर्मल फॉर्म हैं? जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कितने नॉर्मल फॉर्म है दोस्तों? तो उसके 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? आपका फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक होता है, फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक होता है, एंड छठा जो हमारा होता है वह होता है हमारा BCNF होता है। ओके, क्या होता है? बाइट कोड नॉर्मलाइजेशन होता है। 1 से 5 तक तो ये हो गए सीधे सीधे, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म, एंड सिक्स्थ हमारा क्या हो जाता है? BCNF होता है। क्या होता है दोस्तों? BCNF होता है, इसको याद रख लीजिएगा। डेटाबेस हमारे नॉर्मल फॉर्म कितने होते हैं? 6 होते हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्राइमरी की आवश्यक होनी चाहिए। प्राइमरी की को कैसा होना चाहिए दोस्तों? तो प्राइमरी की को यूनिक होना चाहिए तथा नॉट नल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉट नल होना चाहिए। मतलब कि प्राइमरी की को यूनिक होना चाहिए, मतलब कोई भी डेटा रिपीट, मतलब बिल्कुल कॉपी नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। सारे के सारे वैल्यू आपके क्या होने चाहिए? रिपीट नहीं मतलब कि यूनिक होने चाहिए। जैसे अगर आप क्लास में पढ़ते हो दोस्तों, जब आप पढ़ते थे तो वहाँ पे आपका जो रोल नंबर होता था, क्या जब आपका रोल नंबर बोला जाता था 1 2 3 4, तो क्या 4 आपके रोल नंबर के अलावा किसी और दूसरे का रोल नंबर होता था? नहीं होता था। किसी एक बच्चे का, किसी एक स्टूडेंट का रोल नंबर, एक ही रोल नंबर होता था और वह रोल नंबर किसी दूसरे का नहीं होता था। तो यह यूनिक हो गया। किसी बच्चे का रोल नंबर ऐसे होता था कि उसका कोई रोल नंबर ही ना हो, ऐसा भी नहीं होता था, मतलब नॉट नल भी नहीं था वो। तो मतलब आप कह सकते हो जो प्राइमरी की है रोल नंबर, जैसे मान लीजिए आपका इन केस आप मानते हो, तो वहाँ पे रोल नंबर आपका क्या होगा? ना तो आपका क्या मतलब नॉट नल होगा, ना रिपीट होगा। अगर मान लीजिए कि कहोगे कि दो सर आप मान लीजिए हम टेलीफोन को अगर हम मानते हो कि चलो हम टेलीफोन को प्राइमरी की मान लेते हैं, तो हो सकता है दोस्त सबके पास फ़ोन, सब सारे स्टूडेंट के पास फ़ोन ना हो, और मान लीजिए कोई दो भाई पढ़ रहा हो, दो भाई आपस एक ही क्लास में पढ़ रहे हो, उनके पास उनके पेरेंट का फ़ोन हो, तो वो क्या करेंगे? दोनों लोग अपने पापा का नंबर सेम सेम लिखवाएंगे, क्योंकि फ़ोन नंबर तो एक ही है पापा का उनके, तो वहाँ पे डेटा रिपीट हो जाता है, ठीक है। तो वो हमारा प्राइमरी की नहीं बन सकता, ठीक है। तो प्राइमरी की क्या होता है? प्राइमरी की हमारा यूनिक होता है एंड नॉट नल होता है। ओके दोस्तों, अगला देखिए, अगला है आपका, ईएफ कोड ने नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को कब प्रस्तावित किया था? तो ईएफ कोड ने नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को 1970 में प्रस्तावित
किया था। कब किया था? 1970 में प्रस्तावित किया था, याद रखिएगा। डेटाबेस के फाउंडर माने जाते हैं। डेटाबेस के फाउंडर कौन है दोस्तों? अगर हम यहाँ पे डेटाबेस नहीं रहेगा दोस्तों, यहाँ पे आप मान लीजिए आर डेटाबेस का, RDBMS, ठीक है। RDBMS के फाउंडर माने जाते हैं दोस्तों। तो आपका सही आंसर हो जाएगा EF कोड। कौन है दोस्तों? EF कोड। इन्होंने डेटाबेस से रिलेटेड कितने रूल दिए दोस्तों? 12 रूल दिए। ये आप बिल्कुल याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि डेटाबेस के फाउंडर तो आपको याद होगा, लेकिन क्वेश्चन आ जाता है कि डेटाबेस में EF कोड ने कितने डेटाबेस के रूल दिए थे। तो आपने कितने रूल दिए थे? उन्होंने कितने रूल्स दिए थे? उन्होंने 12 रूल्स दिए थे। ओके, आपको कहीं कहीं पे 13 दिख जाएगा, लेकिन आप 12 मानिए। क्यों? क्योंकि कंपटीशन लेवल पे आपके 12 रूल्स माने जाते हैं। चलिए आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। डेटाबेस तथा यूजर के बीच डेटाबेस किस तरह से एक्ट करता है? डेटाबेस आपका हो गया जहाँ पे डेटा को हम स्टोर करते हैं, एंड एक आपका यूजर हो गया। ओके दोस्तों, यूजर हो गया। इसके बीच इन दोनों के बीच जो डेटाबेस किस तरह से एक्ट करता है? इंटरफेस की तरह एक्ट करता है। किसकी तरह एक्ट करता है? इंटरफेस की तरह एक्ट करता है। ओके, चलिए अगले पे चलते हैं। डेटाबेस में रिकॉर्ड किसका कलेक्शन होता है? रिकॉर्ड किसका कलेक्शन होता है? तो रिकॉर्ड फील्ड का कलेक्शन होता है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप ध्यान से देखिए और नोट कर लीजिए कॉपी पेन लेके। यहाँ पहले होता है बिट, सबसे टॉप लेवल पे होता है बिट। बिट के बाद होता है दोस्तों आपका फील्ड होता है। क्या होता है? इसको नोट कर लीजिए बकायदे। फील्ड के बाद होता है रिकॉर्ड होता है। अभी इससे बहुत क्वेश्चन बनेंगे डेटाबेस में। ओके, रिकॉर्ड के बाद फाइल बनती है। फाइल के बाद आपका डेटाबेस बनता है। इसको आप याद रख लीजिए। कैसे? अब देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ। इफ यह जो क्रम है, इस क्रम को आप याद रख लीजिए। क्यों? क्योंकि आपसे क्वेश्चन बन जाएगा डेटाबेस किसका कलेक्शन है? तो डेटाबेस फाइल का कलेक्शन है। फाइल किसका कलेक्शन है? तो फाइल रिकॉर्ड का कलेक्शन है। रिकॉर्ड किसका कलेक्शन है? रिकॉर्ड फील्ड का कलेक्शन है। कह देगा कॉम्बिनेशन ऑफ बिट को हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ बिट को हम फील्ड बोलते हैं। मतलब बिट के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? बिट के कॉम्बिनेशन से फील्ड बनता है। पूछ लेगा कि रिकॉर्ड के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? रिकॉर्ड के कॉम्बिनेशन से फाइल बन जाता है आपका। ठीक है। या ऐसे पूछ सकता है कि फाइल किसका कॉम्बिनेशन होता है? तो फाइल रिकॉर्ड का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब इसमें से घुमा फिरा के एक से क्वेश्चन तो बनना ही बनना है। तो आप इसको याद कर लीजिए, आप इसको नोट करके अपने कॉपी में रख लीजिए। ओके, और इसको मतलब दोस्तों आप बिल्कुल याद कर लीजिए। आप मेरे बात को हल्के में मत लो। ये जो आपको मैंने यहाँ पे 5 दिए हैं, इसको आप नोट कर लीजिए और इसको बिल्कुल डैम श्योर याद कर लीजिए एकदम बिल्कुल अच्छे से। ओके, चलिए आगे चलते हैं। मैं इसको हटा दे रहा हूँ। आपने, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। बिट, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल एंड डेटा बेस। ओके, चलिए रॉ डेटा क्या होता है दोस्तों? अगला है रॉ डेटा क्या होता है। रॉ डेटा क्या होता है? वह डेटा जिसमें प्रोसेस नहीं किया गया होता है। वह डेटा होता है दोस्तों रॉ डेटा जिसमें कि प्रोसेस नहीं किया गया होता है। और मान लीजिए किसी डेटा में हम प्रोसेस कर देते हैं तो वह हमारा इंफॉर्मेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? इंफॉर्मेशन। वह आपका इंफॉर्मेशन हो जाता है अगर किसी डेटा पे हम प्रोसेस कर देते हैं। आप फिर क्वेश्चन बन जाता है प्रोसेस डेटा को हम क्या बोलते हैं? तो प्रोसेस डेटा को हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। अगला देखते हैं डेटा डिक्शनरी क्या है दोस्तों? डेटा डिक्शनरी क्या है? डेटा डिक्शनरी, डेटा अबाउट डेटा, यहाँ पे डेटा रहेगा, गलत लिखा है। ओके दोस्तों, इसको डेरा मत करिएगा, ये डेटा होता है आपका। ओके, ये यहाँ पे डेटा, डेटा अबाउट डेटा या मेटा डेटा को हम क्या बोलते हैं? डेटा डिक्शनरी बोलते हैं। अब डेटा अबाउट डेटा क्या होता है? मतलब दोस्तों कि जो डेटा है, कैसे मैं आपको समझा देता हूँ डेटा अबाउट डेटा क्या होता है। मान लीजिए यूजर का आपका नाम है, यहाँ पे नाम, स्टूडेंट का नाम है। नाम में आपने लिख दिया कि मान लीजिए
लिख दिया दिवाकर सिंह, दिवाकर सिंह लिख दिया। अब आपसे पूछा जाएगा कि स्टूडेंट का नाम क्या है, तो आप कहोगे दिवाकर सिंह। ये तो आपका डेटा हो गया, दिवाकर सिंह क्या हुआ, डेटा हो गया। अब आपसे पूछा जाएगा कि दिवाकर सिंह मतलब डेटा जो दिवाकर सिंह है उसका लास्ट नेम क्या है, उसका या सर नेम क्या है। तो मतलब वो डेटा तो है, दिवाकर सिंह तो उसको पता है, लेकिन डेटा के बारे में फिर डेटा निकाल रहा है। एक नाम तो डेटा है ही, अब नाम में भी डेटा निकाल रहा है कि फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो इसको हम बोलते हैं डेटा अबाउट डेटा बोलते हैं, या फिर आप इसी को मेटा डेटा बोल सकते हो, या फिर आप इसी को डेटा डिक्शनरी भी बोल सकते हो। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये दोस्तों, डेटा अबाउट डेटा, मेटा डेटा, डेटा डिक्शनरी, ये तीनों चीज एक ही होते हैं। हायरार्किकल डेटाबेस का उदाहरण है दोस्तों, हायरार्किकल डेटाबेस का उदाहरण है ऑरेकल डेटाबेस। ऑरेकल डेटाबेस किसका उदाहरण है दोस्तों, ऑरेकल डेटाबेस आपका हायरार्किकल डेटाबेस का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं। डेटा ऑर्गेनाइजेशन में सबसे हाई लेवल पर कौन सा डेटा होता है दोस्तों, तो सबसे हाई लेवल पर आपका कौन सा डेटा होता है, डेटाबेस होता है। एंड सबसे लो लेवल पर दोस्तों, तो आपका सबसे लो लेवल पर आपका बिट होता है। मैंने अभी आपको जस्ट बताया था ऊपर कि सबसे छोटा होता है बिट, बिट के बाद क्या होता है, फील्ड होता है, फील्ड होता है, फील्ड के बाद रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड के बाद आपका फाइल होता है, एंड फाइल के बाद आपका डेटाबेस होता है। ये बिल्कुल आप याद रख लीजिएगा कि जो हाई लेवल पर होता है उसको हम डेटाबेस बोलते हैं, एंड जो सबसे लो लेवल पर होता है उसको हम बिट बोलते हैं। ठीक है, उसको हम बिट बोलते हैं, और सबसे हाई लेवल को डेटाबेस बोलते हैं। चलिए अब देखिए क्वेश्चन उसी से आपके बनने वाले हैं जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है। कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड को क्या बोलते हैं बताइए, रिकॉर्ड के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, तो आप वही जो मैंने अभी बताया था, पाँच नंबर तक 1 2 3 4 करके आप याद करिए कि रिकॉर्ड, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड मतलब रिकॉर्ड के ग्रुप को क्या बोलते हैं। तो नीचे रिकॉर्ड के नीचे हमने कौन सा वर्ड लिखा था, रिकॉर्ड के नीचे हमने दोस्तों फाइल लिखा था, तो आप क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर फाइल हो जाएगा। फील्ड किसका कलेक्शन है, जो फील्ड है, ठीक है दोस्तों, फील्ड किसका कलेक्शन है, ओके। तो जो फील्ड है दोस्तों, फील्ड किसका कलेक्शन है, फील्ड आपका बिट का कलेक्शन है। किसका, यहाँ पे ये गलत लिखा है दोस्तों, इसको मैं कट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे जो फील्ड है दोस्तों, आप फील्ड आपका बिट का कलेक्शन है, किसका है, बिट का है। सबसे ऊपर बिट होता है, बिट के बाद फील्ड होता है, फील्ड के बाद आपका रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड के बाद फाइल या टेबल होता है, एंड उसके बाद आपका डेटाबेस होता है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। समय समय पर डेटा को डिलीट, ऐड एंड चेंज करना क्या कहलाता है, अपडेट कहलाता है। समय समय पर कोई डेटा है उसको हम डिलीट करते हैं, या फिर उसमें कोई चेंज करते हैं, फिर डेटा को ऐड करते हैं, तो उसको हम अपडेट बोलते हैं। और एक यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपडेट एंड अपग्रेड दो बहुत अलग अलग वर्ड हैं। एक होता है अपडेट, अपडेट एक होता है अपग्रेड, दोनों का बिल्कुल अलग अलग मतलब है, और दोनों से क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए पूछ लिया जाता है। तो आप बिल्कुल ध्यान से समझिए किसको क्या बोलते हैं। अगर पहले फिर डेटा जो स्टोर है उसको चेंज कर देते हैं, चेंज करके मतलब उसको, उसमें जैसे मान लीजिए एक रवि नाम का कोई डेटा है, रवि को हमने चेंज करके राम बना दिया, मतलब डेटा को मैंने अपडेट कर दिया, तो यह क्या होता है, अपडेट होता है। अब मान लीजिए अभी मैंने रवि को हटा के राम कर दिया, लेकिन रवि का जो आगे का मान लीजिए मोबाइल नंबर वगैरह सेव है, मोबाइल नंबर सेव है, एड्रेस सेव है, वो चीज़ें मैंने नहीं चेंज किया, तो मैंने फिर नाम चेंज कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, रवि फिर राम हो गया, ये अपडेट हो गया। अब मान लीजिए जो नाम था यहाँ पे रवि था, अब रवि को हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा डिलीट कर देते हैं रवि का डेटा। रवि का डेटा डिलीट करने पे क्या हो जाता है, रवि का भी डिलीट हो गया, नाम तो डिलीट हो गया ही, एड्रेस भी डिलीट हो गया रवि का, मोबाइल नंबर भी डिलीट हो गया। अब क्या हुआ, राम की जगह पे हमने राम, रवि की जगह पे हमने राम को लिख दिया। पहले वाले में क्या था, पहले वाले में था कि रवि का डेट मोबाइल नंबर नहीं चेंज हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, पूरा पूरा रवि का डेटा डिलीट हो गया। अब राम का डेटा यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे रवि का मोबाइल नंबर आपका डिलीट हो गया, और यहाँ पे नहीं डिलीट हुआ था ऊपर वाले में। तो अब क्या होता है, तो देखो इसको समझो,
पहले वाले डेटा की जगह पर नया डेटा लाना अपग्रेड कहलाता है। नया डेटा लाना अपग्रेड कहलाता है, बिल्कुल नया डेटा लाना। एंड पहले से थोड़ा चेंज करना, बदलाव करना अपडेटिंग कहलाता है। लेकिन अगर पूरा का पूरा डेटा ही बदल कर नया डेटा ला देते हैं तो उसको हम अपग्रेड बोलते हैं। दोनों पॉइंट आपको आई होप आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि अपडेट एंड अपग्रेड क्या होता है। ओके दोस्तों, अगर पहले से कोई डेटा स्टोर है उसमें चेंज करेंगे तो अपडेटिंग होता है। अगर पहले से कोई डेटा स्टोर है उसको डिलीट करके नया डेटा ला देते हैं तो उसको अपग्रेडिंग बोलते हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टेबल के बीच रिलेशन रिप्रेजेंट करने वाला की कौन सा होता है? टेबल के बीच मतलब कोई दो टेबल होंगे, दो टेबल के बीच एक रिलेशन रिप्रेजेंट करने वाला की कौन होता है दोस्तों? तो आपको अच्छे से पता है कि फॉरेन की मदद से हम क्या करते हैं दोस्तों? फॉरेन की मदद से हम किसी दो टेबल के बीच डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं? मतलब उनमें संबंध निकालते हैं। किसमें? फॉरेन की मदद से किसी दो टेबल में। ओके, इसका जो फॉरेन की का मेन काम क्या होता है दोस्तों? तो फॉरेन की का मेन काम रिलेशनशिप को बनाना होता है किसी दो टेबल के बीच। ठीक है दोस्तों, चलिए। एंड अगर आपको एक बात और बता दूं, जो आपका फॉरेन की है दोस्तों, फॉरेन की खुद से खुद के टेबल में भी रिलेशन बना सकती है। ठीक है दोस्तों, जो फॉरेन की है खुद से खुद के ही टेबल में रिलेशन बना सकती है। अगर आपको ये सारी चीज़ देखना है तो आप हमें कमेंट करिए, तो हम इसकी एक पूरी थ्योरी क्लास लाएंगे अच्छे से, तो वहाँ पे आपको बेहतरीन समझाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन बेस्ड क्लास है, तो इस पर हम ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं बस। ओके, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। डेटाबेस का स्कीमा लिखा जाता है दोस्तों। डेटाबेस का जो स्कीमा है वह लिखा जाता है किसमें? वह डीडीएल लैंग्वेज में लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है? डीडीएल लैंग्वेज। डीडीएल का मतलब क्या होता है? डीडीएल का मतलब होता है डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज, मतलब डेटा के डिफिनेशन को ड्रॉ करना। तो मतलब यहाँ पे हो जाता है जो स्कीमा बनाया जाता है डेटाबेस का, वह किसमें बनाया जाता है? डीडीएल में, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज में बनाया जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार कर लीजिएगा आप। स्कीमा किस में लिखा जाता है? एसक्यूएल के स्कीमा जो हो दोस्तों, आपका स्कीमा आपके डीडीएल लैंग्वेज में लिखा जाता है। डेटाबेस से रिक्वेस्ट करने के लिए किस लैंग्वेज का यूज किया जाता है दोस्तों? जो डेटाबेस से डेटा हमें फेच करना है तो कौन से लैंग्वेज का यूज करते हैं दोस्तों? तो वहाँ पे हम लोग डीएमएल लैंग्वेज का यूज करते हैं, डेटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज। किसका? डीएमएल का, डेटाबेस मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। स्कीमा किस में लिखा जाता है? डीडीएल में। रिक्वेस्ट करना होता है अगर हमें किसी डेटा को फेच करने के लिए, तो वहाँ पे हम डीएमएल का यूज करते हैं। ओके, चलिए। डेटा में क्या नहीं होता है दोस्तों? डेटा में क्या नहीं होता? डेटा में यूजर नहीं होता। यूजर एक अलग एंटिटी होती है, इसको डेटाबेस से कोई मतलब नहीं है। जो यूजर होता है उसको डेटाबेस से कोई मतलब नहीं है। आप ऐसे समझो, आप फेसबुक चलाते हो दोस्तों, आप फेसबुक चलाते हो तो आपका डेटा कहाँ पे स्टोर है, डेटा कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, यूजर को कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। वह क्या करता है? बस व्हाट्सअप या फेसबुक या इंस्टाग्राम यूज खोल ओपन करता है, रील्स देखता है, रील्स अपलोड करता है, लाइक करता है, शेयर करता है, चला जाता है बंद करके। उसको कोई मतलब ही नहीं कि उसका डेटा कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, कैसे मेंटेन हो रहा है, कौन से सर्वर पे रखा है, कब तक डेटा स्टोर किया जाएगा, किसको शेयर किया जा रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसका डेटा कहाँ लीक होगा, उसको डेटाबेस से कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर हम डेटाबेस में क्या नहीं होता है, तो डेटाबेस में यूजर नहीं होता है। ओके दोस्तों, इसको याद रखिएगा, यूजर नहीं होता है। चलिए अगले पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लैंग्वेज का यूज करके डिजाइन किया जाता है डेटाबेस को? अगर डेटाबेस को कौन से लैंग्वेज से डिजाइन किया जाता है, तो एसक्यूएल से किया जाता है। एसक्यूएल से किया जाता है, एसक्यूएल से किया जाता है। ओके, अगर वहीं पूछ लेते हैं एसक्यूएल के कौन से लैंग्वेज से स्कीमा को तैयार किया जाता है, तो स्कीमा को तैयार करने के लिए किसका यूज किया जाता है? डीडीएल का यूज किया जाता है। अभी मैंने ऊपर ही बताया दोस्तों, इतना जल्दी भूल जाते हो यार, ऐसे नहीं काम चलने वाला है। ओके, मन लगा के बिल्कुल हाथ मुंह पैर धुल लो और बिल्कुल एकदम मस्त से पढ़ना है इसको। क्यों? क्योंकि वही बहुत ज़रूरी है दोस्त, इतना मेरे भाई, इतना ज़रूरी है, मैं आपको क्या बताऊं।
ठीक है, चलो। लेकिन आप यहाँ से ये समझो कि आप अगर वीडियो देख लेते हो तो आपके क्वेश्चन तो मतलब बनने ही वाले हैं डेटाबेस के। ओके। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वे मेथड जिसके द्वारा हम किसी रिकॉर्ड को एक विशेष क्रम में स्टोर करते हैं जिससे टेबल का जिस डेटा पे कोई रीड नहीं कर पाता है। मतलब इसको समझो, थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। मैं आपको समझाता हूँ होता क्या है। देखिए, वे मेथड जिसके द्वारा हम किसी रिकॉर्ड को एक विशेष क्रम में स्टोर करते हैं। मान लीजिए कोई रिकॉर्ड है, कोई रिकॉर्ड मान लीजिए आपने क्या किया, आपने यहाँ पे रवि@123gmail.com सॉरी नाम यहाँ पे जीमेल मैंने गलत किया, यहाँ पे rvi@gmail.com। ठीक है, ये हमारा हो गया। एंड इसको हम मान लीजिए स्टोर करके रखे हैं अपने क्या बोलते हैं डेटाबेस में। अब पूछ रहा है जिससे टेबल का डेटा कोई रीड नहीं कर पाता है। अब ये मान लीजिए मैंने ये लिखा तो है, ठीक है। अब कोई जो मेरा डीबीए है, जो डेटा एडमिनिस्ट्रेटर है, वो चाहे तो मेरा डेटा देख ले। तो समझिए यहाँ पे बात, यहाँ पे ऐसे बात समझिए, थोड़ा सा मैं और इसको डीप में समझाता हूँ आपको। मान लीजिए आपने क्या किया, आपने इंटरनेट बैंकिंग यूज किया। अब इंटरनेट बैंकिंग आपने यूज किया और आपका वहाँ पे यूजर आईडी होगा एंड आपका पासवर्ड भी होगा। पासवर्ड किसी को पता चल जाए तो आपका इंटरनेट लॉगिन करके आपके पैसे बिल्कुल उड़ा देगा। अब समझो, मान लीजिए आपने डेटाबेस में क्या होता है, डेटाबेस में डेटा स्टोर होता है। आपने आईडी और पासवर्ड अपना जो इंटर किया है वह जाके कहीं किसी बैंक के डेटाबेस में स्टोर होगा, बिल्कुल स्टोर होगा। अब मान लो जो डेटाबेस को मैनेज कर रहा है वह चाहे तो आपका क्या करता है, पासवर्ड को देख ले। क्यों? क्योंकि पासवर्ड पहले से वहाँ पे सेव है। आपका यूजर आईडी भी देख ले, ठीक है, ओके। तो क्या होगा, या जैसे ही पढ़ लेगा आपका लॉगिन करेगा एंड आपके पैसे उड़ा देगा। तो इस तरह के जो बैंक में है तो ऐसे हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो डेटा होता है, इसी को तो मैं समझा रहा हूँ, जो डेटा होता है ना दोस्त, डेटा को ऐसे रखा जाता है कि कोई इसको रीड ना कर पाए। मतलब उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम हैश टैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैश टैग बोलते हैं। जिससे कि कोई भी डेटा जो स्टोर होता है वहाँ पे वह कोई रीड ना कर पाए, ठीक है। उसको हम हैश टैग बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। डीबीएमएस के रो को क्या कहते हैं? डीबीएमएस के रो को टपल कहते हैं। या फिर आप क्या बोलते हैं दोस्तों, डीबीएमएस के रो को क्या बोलते हैं? फील्ड बोलते हैं। रो को फील्ड बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। एमएस एक्सेस में किसी कार्य को बार बार करने के लिए उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? माइक्रोस का उपयोग किया जाता है। कोई जो एमएस एक्सेस क्या है, एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। कौन सी कंपनी का है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का है। तो होता क्या है, उस अगर हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के माइक्रो एक्सेस में, एमएस एक्सेस में कोई चीज़ बार बार यूज करना है तो हम उसको माइक्रोस बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? माइक्रोस बोलते हैं। सभी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। कौन करता है दोस्तों? प्राइमरी की करता है। क्यों? क्योंकि यह यूनिक होता है, क्योंकि इसमें रिपीटेशन या फिर नॉट नल की प्रॉपर्टी ऐड होती है। ओके, चलिए। ग्रांट और रिवोक कमांड होता है, किसमें होता है ग्रांट एंड रिवोक कमांड? ग्रांट होता है किसमें होता है? डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में होता है। ये डीसीएल, यहाँ पे डीसीएल होगा दोस्तों, टीसीएल नहीं होगा, यहाँ पे डीसीएल होगा। ओके, याद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप इसको डीसीएल कर लीजिएगा, डीसीएल। ओके, ग्रांट एंड रिवोक कमांड होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज पे। मतलब ग्रांट मतलब किसी को हम क्या देते हैं, अथॉरिटी दे देते हैं कि आप ये डेटाबेस में इसमें यूजर ऐड कर लो, कुछ भी कर लो। एंड रिवोक का मतलब कि हम उससे अथॉरिटी वापस ले रहे हैं, ठीक है। तो यह क्या होता है? कंट्रोल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। मतलब यहाँ पे कंट्रोल की ही बात हो रही है। आप डेटा को किसी को कंट्रोल दे रहे हो और किसी से कंट्रोल ले रहे हो। तो यहाँ पे ग्रांट एंड रिवोक दो कमांड का यूज होता है। ओके, चलिए। अभी तक दोस्त आप देख रहे हो वीडियो को, वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है एंड आप जब लाइक करते हो या वीडियो को या चैनल को सब्सक्राइब करते हो ना दोस्तों, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और फिर होता है कि जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको और से अच्छा कंटेंट ढूंढ के लाओ,
ठीक है, और भी ज़्यादा मतलब हम भी उत्साहित हो जाते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किसी टेबल में कॉलम को मॉडिफाई करना है तो किस कमांड का यूज किया जाता है? किसी टेबल के कॉलम में अगर हमें कुछ मॉडिफाई करना है तो हम अल्टर कमांड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं दोस्तों? अल्टर कमांड का यूज करते हैं। ओके, डेटाबेस बनाने के लिए कौन सी लैंग्वेज का यूज किया जाता है दोस्तों? तो डेटाबेस बनाने के लिए हमने बताया आपको एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज किया जाता है। अब वहीं पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है, एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है दोस्तों। तो एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज आपके एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है। ओके, डेटाबेस का इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम का इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। बताइए, डेटाबेस का जो इंफॉर्मेशन है या फिर सिस्टम का जो इंफॉर्मेशन है उसको कौन सा टेबल स्टोर करता है दोस्तों? तो उसको सिस्टम टेबल स्टोर करता है। कौन सा टेबल स्टोर करता है दोस्तों? तो उसको आपका सिस्टम टेबल स्टोर करता है। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को। टॉप टू बॉटम डेटाबेस किस स्कीमा को फॉलो करता है? मतलब टॉप टू बॉटम किस स्कीमा को फॉलो करता है दोस्तों? या आपका हायरार्किकल स्कीमा को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? हायरार्किकल स्कीमा को फॉलो करता है। मतलब देखिए यहाँ पे टॉप हो गया, फिर बॉटम हो गया, फिर बॉटम के 2 नोड हो गए, एक नोड के फिर 2 नोड हो गए, तो यह नीचे आता चला जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? हायरार्किकल स्कीमा बोलते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डीएफडी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, बताइए डीएफडी का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएफडी का फुल फॉर्म डेटा फ्लो डायग्राम होता है। क्या होता है? डेटा फ्लो डायग्राम होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। डीडीएल का स्टेटमेंट बताइए, डीडीएल में कौन कौन से स्टेटमेंट होते हैं दोस्तों? तो डीडीएल जो लैंग्वेज है, डीडीएल में आपका हो जाता है, डीडीएल का फुल फॉर्म पहले बता देता हूँ। डीडीएल का फुल फॉर्म होता है डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। मतलब डिफिनेशन मतलब डेटा को का स्कीमा जो होता है, डेटा को डिफाइन कैसे करना है, टेबल कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें हमारे डीडीएल में होता है। अगर इसके हम कमांड की बात करते हैं तो कमांड इसमें होता है क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, टर्नकेट, रीनेम एंड कॉमिट। ओके, ठीक है दोस्तों, समझ में आई मेरी बात? अगर आपसे क्वेश्चन भी बन जाता है कहीं कहीं पे कि डिलीट एंड क्या, डिलीट एंड ड्रॉप, डिलीट एंड ड्रॉप में क्या अंतर है? ठीक है दोस्तों, तो अगर हम डिलीट की बात करते हैं, डिलीट आपका किसका होता है? डिलीट आपका डीएमएल का होता है, डीएमएल का होता है। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे मैं बना देता हूँ। यहाँ पे डीएमएल में आपका एक और कमांड बढ़ जाता है, डिलीट बढ़ जाता है। ओके, एंड ड्रॉप आपका क्या होता है? ड्रॉप आपका डीडीएल का होता है, ये डीएमएल का होता है। एंड जो ड्रॉप होता है दोस्तों, ड्रॉप क्या करता है? पूरा का पूरा टेबल जो होता है, डेटाबेस का जो पूरा टेबल होता है, पूरे टेबल को डिलीट कर देता है। ठीक है, ड्रॉप। और जो डिलीट होता है, डिलीट उसमें रखे हुए डेटा को डिलीट करता है, पूरा टेबल को नहीं डिलीट करता है। टेबल को डिलीट नहीं करता है, टेबल में रखे गए पूरे डेटा को डिलीट कर देता है। लेकिन जो ड्रॉप होता है, ड्रॉप आपके पूरे के पूरे टेबल को डिलीट कर देता है। इसको भी याद रखिएगा। ओके, चलिए डीएमएल कमांड का हम कौन कौन से होते हैं? सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, मर्ज एंड डिलीट होता है। अगर हम बात करते हैं वही डीसीएल लैंग्वेज की, तो डीसीएल में आपका मैंने बताया था ऊपर ही, ग्रांट एंड रिवोक होता है। क्या होता है? ग्रांट एंड रिवोक होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। टीसीएल लैंग्वेज में कौन कौन से कमांड होते हैं? टीसीएल में आपके क्या होते हैं? कमिट होता है एंड आपका रोल बैक होता है। क्या होता है दोस्तों? कमिट एंड रोल बैक होता है, इसको याद रखिएगा। एक चीज़ और दोस्त, कमिट किया गया डेटा, कमिट मतलब कि सेव कर दिया गया है। ठीक है, कमिट किया गया डेटा दोस्तों कभी भी रोल बैक नहीं होगा। ओके, अगर कमिट का मतलब कमिट कर दिया तो डेटा सक्सेसफुली सेव हो गया है। अब क्या होगा? रोल बैक नहीं होगा, मतलब अंडू नहीं होगा। एक प्रकार से आप यह कर सकते हो। मान लीजिए आपने कोई एक डेटा डिलीट कर दिया, कोई आपने एक डेटा डिलीट कर दिया एंड उसके बाद आप उसको क्या करते हो? रोल बैक करते हो, तो डेटा फिर से आ गया, मतलब अंडू हो गया।
अगर मान लीजिए आपने डेटा डिलीट किया और डिलीट करते ही आपने क्या कर दिया, उसको कमिट कर दिया और फिर आप अगर रोल बैक करते हो तो आपका डेटा रोल बैक नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इसको। यह हो गया। अगला देखते हैं, डेटा को मॉडिफाई किया जाता है किस कौन से कमांड के द्वारा? डेटा को मॉडिफाई किया जाता है अपडेट कमांड के द्वारा। ओके, किस कमांड के द्वारा आप अपडेट किया जाता है? अपडेट कमांड के द्वारा मॉडिफाई किया जाता है डेटा को। कौन से घटक RDBMS को बनाते हैं, मतलब कौन से कंपोनेंट RDBMS को बनाते हैं? तो टेबल की मदद से RDBMS का निर्माण होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सही उत्तर आपका? टेबल, तालिका। ओके दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा डेटा क्वेरी रो इंसर्ट रिमूव एंड मॉडिफिकेशन क्षमता किसमें होता है दोस्तों? बताइए। एक मिनट दोस्तों, मैं पेन को ले लूँ। हाँ, डेटा क्वेरी में रो को इंसर्ट करना, रो को रिमूव करना, रो को मॉडिफिकेशन करना कौन से लैंग्वेज में होता है दोस्तों? अगर किसी डेटा को हमें मैनिपुलेट करना है, डेटा को मॉडिफिकेशन करना है, बदलाव करना है डेटा में, तो हम यूज करते हैं DML लैंग्वेज का। किसका? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का। अगर वहीं पे दोस्तों हमें स्ट्रक्चर में कोई बदलाव करना होता है, स्ट्रक्चर में मान लीजिए जो हमारा डेटा बेस बना है उसके स्ट्रक्चर में कोई बदलाव करना है, तो वहाँ पे हम डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज का यूज करते हैं, मतलब DDL का यूज करते हैं। ओके, डेटा का एक संग्रह जिसे अलग अलग लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया जाने के लिए डिजाइन किया जाता है क्या कहलाता है? डेटा का संग्रह, मतलब डेटा का संग्रह क्या होता है? डेटाबेस होता है। और डेटाबेस को हम क्या करते हैं? अलग अलग यूजर एक ही टाइम पे यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्वेश्चन का यह हुआ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा टेबल ऑब्जेक्ट डेटा रखता है? बताइए दोस्तों, कौन सा डेटाबेस ऑब्जेक्ट डेटा को रखता है? तो टेबल्स रखते हैं। कौन से रखते हैं? टेबल्स क्या रखते हैं? ऑब्जेक्ट रखते हैं। ओके, या फिर आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो डेटाबेस हो मैनेजमेंट सिस्टम होता है, वहाँ पे भी आपको ऑब्जेक्ट से वह ट्रीट करता है डेटा को। डेटाबेस के प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? डेटाबेस को मैनेज करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वह DBMS का यूज किया जाता है, डेटा मैनेजमेंट सिस्टम का यूज किया जाता है डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। DBMS में डेटा के कंटेंट व स्थान की पहचान किससे की जाती है दोस्तों? तो वह किससे की जाती है? मेटा डेटा से की जाती है। मैंने बताया किसी डेटा में कंटेंट या स्थान की जानकारी किससे किया जाता है? मेटा डेटा से, या फिर आप उसको डेटा डिक्शनरी भी बोल सकते हो। ओके, MS-DOS में कौन सी कमांड एक ही नाम वाली लेकिन अलग अलग एक्सटेंशन वाली सभी फाइलों को प्रदर्शित करती है? बताइए दोस्तों, MS-DOS में कौन सी कमांड है ऐसी? तो वह है dir फाइल नेम एस्ट्रिक। कौन सी है? डायरेक्टरी का फाइल नेम एंड डॉट एस्ट्रिक से। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली मतलब DBMS, माइक्रोसॉफ्ट का DBMS कौन सा है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का भाग है? तो माइक्रोसॉफ्ट का जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कौन सा है दोस्तों? तो माइक्रोसॉफ्ट का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है MS एक्सेस होता है। कौन सा होता है दोस्तों? MS एक्सेस। आप लोगों को ऑलरेडी पता है कौन सा होता है? MS एक्सेस होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। MS एक्सेस में डेटाबेस को किस एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है? तो डेटाबेस जो है हमारा MS एक्सेस, वहाँ पे अगर हम डेटा को जो सेव करते हैं .mdb से सेव करते हैं। किससे करते हैं? .mdb से सेव करते हैं। SQL एक्सप्रेशन का सही क्रम क्या है दोस्तों? बताइए। SQL एक्सप्रेशन का सही क्रम है, पहले हम सेलेक्ट लिखते हैं, वेयर फिर आता है, फिर ग्रुप होता है, फिर बाई होता है, फिर एंड लास्ट में हैविंग होता है। ओके दोस्तों, इस क्रम को याद रखिएगा एंड आप स्टार्ट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक रिलेशन स्कीमा में प्रत्येक रो को फील्ड में विभाजित किया जाता है, वह क्या कहलाता है? बताइए।
रो को फील्ड में विभाजित किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन्स बोलते हैं, या फिर रो के वैल्यू को क्या बोलते हैं दोस्तों, डोमेन्स बोलते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। प्राइमरी की को कैसा होना चाहिए, प्राइमरी की को यूनिक एंड नॉट नल दोनों होने चाहिए। प्राइमरी की को क्या होना चाहिए, यूनिक एंड नॉट नल दोनों होने चाहिए। दो संबंधों के बीच संबंध को दर्शाने के लिए किस प्रकार के की का यूज किया जाता है दोस्तों, बताइए। अब मैंने ऊपर ही बताया था आपको, दो टेबल के बीच अगर हमें संबंध बनाना है तो वहाँ पर फॉरेन की का इस्तेमाल किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, फॉरेन की का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, चलिए। निम्नलिखित में से किसे डेटाबेस डीबीएमएस के लिए खतरा समझा जाता है, तो डेटाबेस का खतरा किसको समझा जाता है दोस्तों, तो अनाधिकृत पहुंच को, मतलब अनऑथराइज पहुंच को हम क्या बोलते हैं, अनऑथराइज एक्सेस को हम डेटाबेस को खतरा समझ सकते हैं। क्यों, क्योंकि यूजर ऑथराइज नहीं है, वह जाएगा डेटाबेस के, फिर डेटा को डिलीट कर सकता है, किसी प्रकार का गलत अपडेट कर सकता है। ओके दोस्तों, तो ये हमारा हो गया अनाधिकृत पहुंच। चलिए आगे चलते हैं। हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है दोस्तों, तो हार्ड डिस्क आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। ओके, प्राइमरी क्या होता है, प्राइमरी हमारे रैम एंड रोम होते हैं। सबसे फास्टेस्ट स्टोरेज कौन सा होता है, तो सबसे फास्टेस्ट स्टोरेज आपका रजिस्टर होता है, एंड उसके बाद कैश मेमोरी होती है, उसके बाद प्राइमरी मेमोरी होती है, फिर उसके बाद आपका सेकेंडरी मेमोरी होती है, एंड लास्ट में आपके ऑप्टिकल डिस्क आते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राहक डेटाबेस के प्रबंधन के डेटाबेस प्रणाली का एक प्रभाव है, डेटा अतिरेकता का नियंत्रण। ये क्वेश्चन को ज़्यादा ही हिंदी में लिख दिया गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डेटाबेस के उस दृश्य को क्या कहा जाता है जो एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए प्रदर्शित होता है। उस दृश्य को, यहाँ पे देखिए दे दोस्तों, यहाँ पे उस दृश्य को क्या कहा जाता है जो कि एप्लीकेशन प्रोग्राम में प्रदर्शित होता है, तो उसको हम बोलते हैं सब स्कीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, सब स्कीमा बोलते हैं। आरडीबीएमएस में संबंध में एक डिस्क और मेमोरी के बीच डेटा ट्रांसफ़र की इकाई है। डिस्क एंड मेमोरी के बीच डेटा किसके फॉर्म में ट्रांसफ़र किया जाता है आरडीबीएमएस में, तो डिस्क और मेमोरी के बीच में डेटा को ब्लॉक के बीच में, ब्लॉक के फॉर्म में ट्रांसफ़र किया जाता है। किसके फॉर्म में, ब्लॉक के फॉर्म में डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, बताइए कौन कौन से डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हैं दोस्तों, तो आपका ऑरेकल, माईएसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये तीनों आपके क्या हैं, डीबीएमएस के सॉफ्टवेयर हैं। ओके, संबंध में रो की संख्या को क्या बोलते हैं दोस्तों, संबंध मतलब रिलेशन में, रिलेशन मतलब टेबल में, समझिए यहाँ पे। ठीक है, संबंध मतलब होता है रिलेशन, रिलेशन मतलब होता है टेबल। तो टेबल में रो की संख्या को क्या बोलते हैं दोस्तों, रो को की संख्या को हम कार्डिनलिटी बोलते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी आपको बताया है। एंड वहीं पे अगर हम कॉलम की संख्या को क्या बोलते हैं, तो कॉलम की संख्या को दोस्तों हम आप डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, याद रखिएगा इसको। निम्नलिखित में से कर्मचारी विशेषता को एक से अधिक मान के साथ साथ संयुक्त माना जा सकता है, किसमें, टेलीफोन में माना जा सकता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम डेटा प्राप्त करने या स्टोर करने के लिए आमतौर पर डेटाबेस के सर्वर के साथ प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। तो कौन कौन से प्रोटोकॉल होते हैं, जेडीबीसी एंड ओडीबीसी होते हैं। क्या होता है दोस्तों, वो जेडीबीसी एंड ओडीबीसी होते हैं। अगर वहीं पे हम ओडीबीसी की बात करते हैं तो ओडीबीसी का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट डेटाबेस कनेक्टिविटी होता है, एंड हम जेडीबीसी की बात करते हैं तो जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी होती है। जेडीबीसी क्या होता है, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी होती है। ओडीबीसी आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट डेटाबेस कनेक्टिविटी होती है। इसको भी याद रखिएगा आप बिल्कुल दोस्तों।
रिलेशन में रिलेशन को क्या बोलते हैं, रिलेशन मॉडल में रिलेशन को हम टेबल बोलते हैं। बहुत ही हलवा टाइप का क्वेश्चन है यह, क्योंकि ऑलरेडी आपने इसको पढ़ चुका है, आप लोग इसके पढ़ चुके हो। ओके चलिए, योर मॉडल में वीक एंटिटी सेट किससे प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों, बताइए। वीक एंटिटी सेट किससे प्रदर्शित किया जाता है, डबल आउटलाइन रेक्टेंगुलर में, मतलब जो डबल होते हैं, कैसे, डबल रेक्टेंगुलर में, ऐसे, ठीक है। वीक एंटिटी को प्रदर्शित किया जाता है, किसको प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों, वीक एंटिटी को प्रदर्शित किया जाता है। ओके चलिए आगे चलते हैं। कौन सी की है जो कि टेबल के मध्य रिलेशनशिप को प्रदर्शित करती है, बताइए दोस्तों, कौन सी की है ऐसा। तो वह कौन सी की होती है, फॉरेन की होती है। फॉरेन की क्या होती है, डेटाबेस के बीच रिलेशनशिप को मैनेज करती है। डीबीए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डीबीए का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। चलिए, इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट को डिफाइन करने के लिए इसमें से किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, किस भाषा का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, इंटीग्रिटी कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए कोई बताएगा दोस्तों। डीडीएल लैंग्वेज का यूज किया, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज का यूज किया जाता है इंटीग्रिटी कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए। ओके, एक एट्रीब्यूट को कहा जाता है, एट्रीब्यूट को क्या बोला जाता है, एट्रीब्यूट को फील्ड, एट्रीब्यूट को रिकॉर्ड बोला जाता है दोस्तों। यहाँ पे फील्ड लिखा है, इसको सही कर लीजिएगा। एट्रीब्यूट को रिकॉर्ड बोला जाता है। डेटा अबाउट डेटा कहलाता है, मेटा डेटा कहलाता है। क्या कहलाता है, मेटा डेटा कहलाता है। ईआर डायग्राम एंटिटी सेट को किससे प्रदर्शित किया जाता है, ईआर डायग्राम में एंटिटी सेट को रेक्टेंगल पे प्रदर्शित किया जाता है। किससे, रेक्टेंगल से प्रदर्शित किया जाता है। ओके, दो एंटिटी के बीच रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, दो के बीच अगर रिलेशनशिप है तो उसको बाइनरी बोलते हैं। किसी एक के बीच रिलेशनशिप है तो उसको हम यूनरी बोलते हैं। अगर किसी तीन के बीच है तो टर्नरी बोलते हैं। ओके दोस्तों, याद रखिएगा इसको भी। हायरार्किकल फॉर्म में, हायरार्किकल मॉडल में रिकॉर्ड को व्यवस्थित किया जाता है किसकी तरह, हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल में रिकॉर्ड को ट्री की तरह मैनेज किया जाता है। कैसे, ट्री की तरह, जो कि एक टॉप नोड जो होता है वो रूट होता है एंड उसके नीचे उसके चाइल्ड होते हैं। ओके, सब स्कीमा क्या प्रदर्शित करती है दोस्तों, तो सब स्कीमा आपका एक्सटर्नल व्यू प्रदर्शित करती है। और एक्सटर्नल व्यू किससे जुड़ा होता है, यह हमारे यूजर से जुड़ा होता है। यूजर हमारा किससे जुड़ा होता है, एक्सटर्नल व्यू या फिर व्यू लेयर से जुड़ा होता है। टेबल में रिकॉर्ड को डालने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है, तो टेबल में अगर हम किसी रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है, मतलब डालना है, तो वहाँ पे हम इंसर्ट कीवर्ड का यूज करते हैं, इंसर्ट कमांड का यूज करते हैं। एक डोमेन समूह होता है, किसका होता है, वैल्यू का होता है। रो की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, रो की वैल्यू को हम डोमेन बोलते हैं, यह भी याद रखिएगा। डेटाबेस में सबसे उच्चतम स्तर का अब्स्ट्रैक्शन कौन है, तो सबसे उच्चतम स्तर का अब्स्ट्रैक्शन क्या है दोस्तों, वह आपका व्यू लेवल होता है। ठीक है दोस्तों, क्या कौन सा होता है, व्यू लेवल होता है। ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं, व्यू लेवल को हम क्या बोलते हैं, व्यू लेवल को हम एक्सटर्नल स्कीमा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल स्कीमा भी बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारा कंसेप्चुअल स्कीमा होता है और लास्ट में हमारा फिजिकल स्कीमा होता है। सबसे ऊपर हमारा एक्सटर्नल होता है, उसके बाद कॉन्सेप्चुअल होता है एंड उसके बाद हमारा फिजिकल होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, सबसे लास्ट का लेयर कौन सा होता है, सबसे लास्ट का लेयर फिजिकल लेयर होता है। ओके चलिए, डेटाबेस की मैं बात कर रहा हूँ, फिजिकल लेयर, ना कि आपके ओएसआई लेयर की बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाइएगा आप थोड़ा सा भी। ईआर मॉडल है, ईआर मॉडल का फुल फॉर्म क्या है, इंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ईआर का मतलब इंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है। अगले पे चलते हैं, कौन यूनरी ऑपरेशन नहीं है, यूनरी ऑपरेशन कौन सा नहीं, तो यूनियन। यूनियन क्या होता है, यूनियन का मतलब होता है ऑल, सब ऑल होता है यूनियन का मतलब। तो यहाँ पे यूनरी क्या होता है, यूनरी किसके साथ होता है, यूनरी एक के साथ होता है, बाइनरी दो के साथ होता है, टर्नरी तीन के साथ होता है। ठीक है, और यूनियन का मतलब सभी के साथ होता है। ओके, तो यहाँ पे यूनरी ऑपरेशन नहीं है, यूनियन नहीं है आपका। ओके, याद रखिएगा।
तीन एंटिटी सेट के मध्य रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं दोस्तों? तीन एंटिटी सेट के रिलेशन को क्या बोलते हैं? टर्नरी बोलते हैं। अगर तीन एंटिटी रिलेशन है तो वहाँ पे हम टर्नरी बोलते हैं, याद रखिएगा। ग्रांट तथा रिवोक स्टेटमेंट है किसके? ग्रांट एंड रिवोक आपके DCL का है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज का होता है। किसका होता है? डेटा कंट्रोल लैंग्वेज का ग्रांट एंड रिवोक होता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्कीमा नहीं है दोस्तों? तो क्रिटिकल नाम का कोई स्कीमा नहीं होता है, ठीक है। स्कीमा हमारे कौन कौन से होते हैं? एक्सटर्नल स्कीमा होता है, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा होता है एंड फिजिकल स्कीमा होता है। तीन नाम आप याद रख लीजिए, नोट कर लीजिए, अभी तुरंत नोट करिए। एक्सटर्नल स्कीमा, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, फिजिकल स्कीमा, तीन होते हैं। क्रिटिकल स्कीमा कोई भी स्कीमा हमारा नहीं होता है। DFD का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो DFD का पूरा नाम होता है डेटा फ्लो डायग्राम होता है, ये हमने ऊपर भी देख लिया है। ओके, SQL का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो SQL का पूरा नाम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। ओके, DBMS अब्स्ट्रैक्शन के कितने स्तर होते हैं? DBMS में अब्स्ट्रैक्शन के 3 स्तर होते हैं। क्या होते हैं? 3 स्तर होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब्स्ट्रैक्शन मतलब डेटा को हाइड करना। क्या होता है? अब्स्ट्रैक्शन मतलब हाइडिंग होता है, डेटा को हाइड करना। नॉर्मलाइजेशन को किसने विकसित किया था? तो नॉर्मलाइजेशन को EF कोड ने विकसित किया था। एंड BCNF जो होता है हमारा, BCNF नॉर्मलाइजेशन होता है, वह किसने लिखा था? BCNF नॉर्मलाइजेशन का फुल फॉर्म होता है बाइट कोड नॉर्मलाइजेशन। क्या होता है? बाइट कोड नॉर्मलाइजेशन होता है। ओके दोस्तों, चलिए ये निम्नलिखित में से यह क्वेश्चन आपका फिर से रिपीट हो गया यहाँ पे दोस्तों। आपके कुछ क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गए हैं। ओके दोस्तों, हाँ जी, बिल्कुल आपके वही क्वेश्चन यहाँ पे फिर से रिपीट हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे फिर से क्वेश्चन कुछ रिपीट हो गए थे। ओके, चलिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को पूरा देखा है तो आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा ही होगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही मज़ेदार वीडियो थी डेटाबेस रिलेटेड। अभी डेटाबेस से रिलेटेड एक वीडियो आपकी और आएगी, उसको भी आप देख लीजिएगा। तो बिल्कुल जो भी बचे कुछ टॉपिक हैं जो कि मैंने यहाँ पे आपकी कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाया, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है तो उतना अच्छा नहीं लगता है ना, वीडियो भी बोरिंग हो जाती है, आपको भी देखने में मज़ा नहीं आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने लगभग 300 से 250 क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने 150 क्वेश्चन तो मैंने लिखे ही थे एंड मैंने उसके बाद जो थ्योरी आपको समझाई वहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, तो लगभग हमने यहाँ पे आपके 250 से 300 क्वेश्चन आपके सॉल्व करा दिए दोस्तों। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं कि फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्त, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।